तो पान सिंह तोमर जी एक बहुत बड़े धावक थे। इसी गांव की कच्ची और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर उन्हें दौड़ करके वो आर्मी में भर्ती हुए। आर्मी में भर्ती होने के बाद वो बहुत बड़े धावक बने और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। हमें चाहिए कि हम उनके उन अच्छे पहलुओं को दिखाएँ। क्योंकि क्षत्रिय हैं तो सहनशीलता थोड़ा कम होती है, एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है। और फिर यहाँ के एक पानी है, हर जगह के पानी की एक तासीर होती है। यहाँ के पानी की जो तासीर है वो तासीर ही ऐसी है जो व्यक्ति को एग्रेसिव बनाती है। यहाँ से वीर इसलिए पैदा हुए। आज आप आर्मी में चले जाइए, आपको भिंड मुरैना के और इस क्षेत्र चंबल संभाग के आपको लोग आर्मी में ज़्यादा मिलेंगे। थोड़ा सा सब पुलिस प्रशासन और प्रशासन की भी गलतियां हैं कि जितना विकास आज़ादी के बाद मुरैना जिले का होना चाहिए था वो विकास नहीं किया और ना नहीं हुआ। बात हुई विकास की, तो मैं बता दूं, सामने देखिए ये आसन नदी है जिसके बारे में कहा जाता है कि कुंती ने यहीं पर कर्ण को बहाया था। सामने पुल है और पुल पानी में डूबा हुआ है और देखिए जो ट्रैक्टर हैं, लोग हैं, पैदल उस डूबे हुए पुल को पार कर रहे हैं और लोगों की आदत बन चुकी है उस पुल को इसी तरह पार करने की। न तो व्यवस्था बदली है और न ही हालात बदले हैं। शिक्षित व्यक्ति लड़ाई झगड़े से हमेशा ही दूर रहता है, समन्वय और समझौते से काम चलते हैं। तो आपराधिक मामले में तो गिरावट आई है, लेकिन विकास जैसा ही कहा श्रीवास्तव जी ने कि विकास जैसे गति से होना चाहिए था वो गति से हुआ ही नहीं। और उसका मूल कारण ये है कि यहाँ पर जो वोट है वो पौआ पे वोट बिक जाते हैं, दारू पर वोट बिक जाते हैं, जाति पर वोट बिक जाते हैं। लोकतंत्र का विद्रूप रूप यदि देखना है आपको तो वो यही क्षेत्र है, चंबल का क्षेत्र, चंबल का क्षेत्र। तो हिटलर ने एक बार कहा भी था कि आदमी को सिर्फ थोड़ा सा खाना दो जिससे वो जीवित रहे, उससे ज़्यादा दोगे तो आप वो विकास नहीं समझेगा। उसका जीवित रहना ही उसका विकास है। वो ही फिलॉसफी यहाँ चल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रैवल जुनून में। आज ट्रैवल जुनून का काफिला आ पहुंचा है भिड़ौसा गांव में। भिड़ौसा गांव वही है जहां से जुड़ी हुई है पान सिंह तोमर की कहानी। पान सिंह तोमर मिलिट्री में भर्ती हुए, एक महान धावक बने, लेकिन नियति ने उन्हें लाकर छोड़ा बागी रास्ते पर। वो एक बागी बने सिर्फ इस वजह से क्योंकि अपनों ने ही उनका शोषण किया और शोषण की कहानी फिल्म में भी दिखाई गई। एक फिल्म बनी उनके ऊपर जिसे तिग्मांशु धूलिया ने बनाया। हम सभी ने उस फिल्म को देखा, लेकिन उनकी असली कहानी क्या है जो फिल्म में नहीं दिखाई गई? इस कहानी को जानने ही आज हम पहुँचे हैं मुरैना के अंदर भिड़ौसा गांव में, जहां पान सिंह तोमर का जन्म हुआ था। और हमारे साथ मौजूद हैं इस गांव के मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी श्रद्धानंद जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे पान सिंह तोमर की असली कहानी को। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रैवल जुनून में। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, क्या कहानी है पान सिंह तोमर की जो नहीं दिखाई गई फिल्म में? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि मीडिया का उपयोग या फिल्म का उपयोग समाज के ऐसे उत्थान के लिए होना चाहिए और समाज में नकारात्मकता न फैले वैसी चीज़ होना चाहिए। तो अभी तक जो भी मीडिया हाउसेज ने जो भी चीज़ें बनाई हैं या फिर फिल्म में बनाई है, तो पान सिंह के नकारात्मक पहलू को ज़्यादा उजागर किया है। वो समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं देती। समाज शांति से, सौहार्द से चलता है और समाज में चार आदमी रहते हैं तो लड़ाई झगड़े से होते हैं और लड़ाई झगड़े किसी भी सीमा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंततः हर युद्ध का, हर लड़ाई का जो अंत है वो है शांति और समझौता। तो पान सिंह तोमर जी एक बहुत बड़े धावक थे। इसी गांव की कच्ची और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर उन्हें दौड़ करके वो आर्मी में भर्ती हुए। आर्मी में भर्ती होने के बाद वो बहुत बड़े धावक बने और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। हमें चाहिए कि हम उनके उन अच्छे पहलुओं को दिखाएं। हम किसी व्यक्ति के, हर आदमी अच्छा है, हर आदमी बुरा है, हर आदमी के अंदर बुराई है, हर आदमी के अंदर अच्छाई है, लेकिन एक बात होती है जो समाज को मैसेज जाना चाहिए और आदमी की अच्छाई को ज़्यादा वो करना चाहिए। कि पान सिंह जी का जो वो जीवन है जिसमें उन्होंने देश को एक अच्छे मुकाम पे ले गए धावक के तौर पर,
एशियाड में उन्होंने मेडल जीते, ओलंपिक में भी उनका हुआ, लेकिन किसी कारणवश ओलंपिक के कुछ नियमों के होते हुए वो नहीं ओलंपिक में कुछ उनका दाखिला हुआ। लेकिन उनका वो जो पक्ष है वो दिखाने से यहाँ के जो नए नवयुवक हैं उसको प्रेरणा मिलेगी, और यदि बागी उनको दिखाएंगे, उनके नकारात्मक रूप को दिखाएंगे, नेगेटिविटी उनके दिखाएंगे, तो समाज के अंदर जो मैसेज जाएगा और कई लंबे समय तक वो चीज़ें रहेंगी और फिर लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। तो लड़ाई झगड़े का अंत तो केवल समझौता ही है, शांति है। तो वो चीज़ उनको गुरुजी लड़ाई झगड़े की बात हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी जो ये चंबल का इलाका है, यहाँ भी आज भी ज़मीन की जो लड़ाई है वो थम नहीं रही है। अभी यहाँ लेपा गांव है, 2 साल पहले वहाँ भी मर्डर हुए, कि परिवार के लोगों को मार दिया। इस गांव में भी चीज़ें होती रहती हैं, तो ये चीज़ें थम क्यों नहीं रही हैं? देखिए, ये एरिया क्षत्रिय बाहुल्य है। क्षत्रिय स्वभाव से ही एग्रेसिव होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे जो भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है कि लोगों को ये नहीं मालूम हमारा ज़मीन कौन सी है। और फिर जब वो केस लगाते हैं, कुछ होता है, मालूम पड़ा कि जहाँ पर 40 साल से वो जिस खेत को जोत रहे थे वो खेत उनका था ही नहीं, उनका तो कहीं दूसरी जगह पर है। तो सरकारी महकमे की वजह से भी ये यहाँ पर लड़ाई का एक मुद्दा तैयार हमेशा रहता है। क्योंकि क्षत्रिय है तो सहनशीलता थोड़ा कम होती है, एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है। और फिर यहाँ के एक पानी है, हर जगह के पानी की एक तासीर होती है। यहाँ के पानी की जो तासीर है वो तासीर ही ऐसी है जो व्यक्ति को एग्रेसिव बनाती है। यहाँ से वीर इसलिए पैदा हुए। आज आप आर्मी में चले जाइए, आपको भिंड मुरैना के और इस क्षेत्र चंबल संभाग के आपको लोग आर्मी में ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वीरता पानी से भरी हुई है। यहाँ का जो सांस्कृतिक वातावरण है, यहाँ का जो सामाजिक वातावरण है, वो है ही उस प्रकार का कि उनके अंदर एक ऑटोमेटिकली वीरता आ जाती है। और चूँकि क्षत्रिय हैं तो डीएनए भी उनका उस वैसे लड़ाई का है, झगड़े का है और वीरता का है। नहीं गुरुजी, ये इस इलाके में बहुत सारे बागी हुए हैं, क्षेत्र में पान सिंह तोमर हुए हैं, तो गांव वाले या उनके परिवार के लोग जो हैं उनको कैसा महसूस होता है आज पान सिंह? तो आपने जैसे पक्ष की बात की, तो जब उनका नाम लेते हैं तो क्या पॉजिटिव लोग फील करते हैं या नेगेटिव, किस रूप में उनको याद करते हैं आज? देखिए, नई जनरेशन है तो उसमें तो वो सब चीज़ें सब लगभग ख़त्म ही हो गई हैं, ठीक है ना। पुरानी जनरेशन की कुछ दुखद यादें हैं, कुछ सुखद यादें हैं, तो वो हर समाज में बनी रहती हैं। लेकिन इन जनरल अब उतना बात नहीं रही, ठीक है ना। नई जनरेशन आ गई है तो आपस में घुल मिल रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और वो लगभग वो सब बातें भूल सी चुके हैं। तो ये जब हम देखते हैं कि फिल्म में जिस तरह से दिखाया गया था पान सिंह तोमर के बारे में कि वो एक पीड़ित उनको दिखाया गया, परिवार त्रस्त हो गया था, पुलिस महकमे से पुलिस में सुनवाई नहीं हुई, कहीं नहीं काम बना, तब वो उन्होंने बंदूक उठाई। तो क्या ये सच्चाई है? देखिए, क्या है कि फिल्म जब बनती है तो फिल्म का जो प्रेजेंटेशन रहता है वो रहता है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग द्रवित हो, उसको देखें, उसके अंदर ऐसे सीन डाल दी जाए तो उसमें ऐसी स्टोरी बना दी जाती है जिससे भावुक होकर लोग फिल्म को देखें और इसका नाम क्या है, फिल्म चले उनकी। लेकिन ज़मीनी तौर पर कुछ ऐसा होता है, कहीं शोषण होता है, कहीं नहीं भी होता है, ठीक है। और मैं तो नहीं समझता कि शोषण जैसी कोई व्यवस्था रही होगी उस समय। हाँ, ये सही है कि भाई उस समय पुलिस का बड़ा दबदबा सा रहता था, लोग शिकायत ले जाते थे, गांव के लोग थे बेचारे सीधे साधे सज्जन लोग, तो उतना पुलिस वाले ध्यान नहीं देते थे, तो उनको शोषण लगता होगा भी शोषण है, स्थिति ये थी। लेकिन जैसे हमने देखा कि वो थाने जाते हैं, थाने में सुनवाई नहीं हुई, माँ को मारा गया, सबको तंग किया गया परिवार को, फिर मारपीट भी हुई, भतीजे को मारा गया, तो क्या उसमें सच्चाई थी? नहीं, देखो, सच्चाई बिना कोई कहाँ कहीं यदि धुआं उड़ रहा है तो आग तो लगी होगी, तो सच्चाई तो होती है, ठीक है। पर सच्चाई के किस लेवल से है, कितनी है, ये बड़ा मुश्किल होता है कहना। लेकिन परिवार ने आज गांव छोड़ दिया है, वो परिवार ने गांव क्यों छोड़ा? अगर हम लोग देखते हैं कि इतनी अच्छी फिल्म बनी, सपोर्ट रहा होगा पुलिस महकमे का या फिर से सपोर्ट आया होगा, तो फिर गांव क्यों छोड़ा परिवार ने? देखिए, गांव छोड़ने के कई एक रीज़न होते हैं कि भाई दुश्मनी ज़्यादा दिनों तक ना खिंचे, ठीक है ना, एक ये भी रीज़न है। दूसरा, चूँकि बच्चे समर्थ हो जाते हैं तो बाहर काम करते हैं, तब भी गांव छूट जाता है। तो गांव छोड़ने के कई एक रीज़न होते हैं। और जहाँ तक पुलिस वाली बात है, तो पुलिस में जब एक आदमी जिस ढंग से दर्ज हो जाता है तो पुलिस उसका उसी प्रकार से
अवलोकन करती है। कोई अच्छा काम करने लगे या वो करने लगे तो पुलिस को नहीं, पुलिस फिर भी उसको संदेह दृष्टि देखती है। और परिवार आज किस हालत में है, क्या दशा है परिवार की? पत्नी, बच्चे और भतीजे का क्या हाल है, कहाँ पर है वो लोग? वो लोग शायद बबीना झांसी के आसपास शायद उनका घर है, ऐसा सुना है मैंने। लेकिन अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे स्थिति में हैं, वो शायद किसी अच्छे पद से रिटायर हुए हैं, बेटे उनके। और उनकी वाइफ से मेरी एक बार जरूर मुलाकात हुई यहाँ पर, लेकिन बहुत ही सौम्य, सज्जन और बड़ी भद्र महिला थी वो। बस मेरे मुश्किल 1-2 मिनट बात हुई उनसे। तो काफ़ी, क्योंकि देखिए उच्च जाति के लोग हैं तो निश्चित तौर पर शालीनता, सभ्यता और संस्कृति तो उनके ब्लड में रहती ही है। दोस्तों, स्वामी जी से हमारी बात हो गई और अब हम जो गांव के लोग हैं, पान सिंह तोमर के जो साथ के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उस दौर में क्या हालात थे, पान सिंह तोमर की सच्चाई क्या है और आज गांव कितना आगे बढ़ा है। उस बागी दौर से गांव कितना खुद को बदल पाया है। सर, आपका शुभ नाम? दिनेश कुमार श्रीवास्तव। चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव। दिनेश किशोर भटनागर। तो सर बताइए कि उस टाइम क्या हालात थे गांव के, जब स्थिति इतनी विकराल हुआ करती थी? उस समय हालात ये थे कि थोड़ा शिक्षा का अभाव था, इसी वजह से यहाँ थोड़ी लड़ाई झगड़े होते रहते थे और इसी वजह से ये साला पूरा वो हुआ था, कांड हुआ था। हाँ, अब ये सुधार आ गया कि उससे सबक लेके लोगों ने बाहर रह के पढ़ना लिखना सीख दिया है, नौकरी में जाना लग गए, तो उसमें थोड़ा सा सुधार आ गया है। हाँ, और अब क्या लोग अच्छे आप पोस्ट पे भी पहुंच गए हैं, बाहर रहने लगे, अपना करने लगे और उससे शिक्षा का विकास भी हुआ लोग। लेकिन सर, हम देखते हैं कि अभी भी आस पड़ोस में या गांव में एक हिंसा का दौर हमें दिखाई देता है। खबरों में हम देखते हैं कि मारपीट या लड़ाई झगड़े, फायरिंग की घटनाएं सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो बर्ताव है ना, वो आज भी वही 40 साल पहले वाला या 20 साल पहले वाला है। दिमाग में बेमनस्ता जो भरी होती है ना, तो उसका कारण है। जब तक बेमनस्ता हम हटाएंगे नहीं, पास्ट को भूलेंगे नहीं, प्रेजेंट में जिएंगे, तभी काम चलेगा। लेपा में अभी कुछ साल पहले एक आपराधिक घटना हो गई थी जिसमें परिवार के 6 लोगों को मार दिया गया था। तो बेमनस्ता का कारण है। बेमनस्ता होती है ना, दिमाग घुस गई है, हम बदला लेंगे। माँ बाप ने उनको यही सिखाया है, लेकिन हमारे बाप ने हमने सिखाया कि पीछे मुड़ के देखो, अगर जिंदगी जीना है तो आगे चलोगे तभी तरक्की कर सकते हो। उस समय हमारे सामने ही कांड हुआ था, ये झगड़ा हुआ था। उस समय काफी छोटे, क्या 12-15 साल के थे, तब ये पान सिंह जी थे। उस समय एनकाउंटर हो गए 40 साल। मैं अपने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का अध्यक्ष भी हूँ मुरैना जिले का पूरे का। ये झगड़े का विवाद जमीन लोकल बॉडी होती है, चित्रमोहन समाज के नाम से अध्यक्ष है, दिनेश किशोर भटनागर जी। जमीन और मकान का विवाद भी हो सकता है झगड़े का कारण। हाँ, मेन कारण वही है, जमीन नहीं है। महंगी हो गई है। अब तो खैर, अब तो जमीन एकदम गला काट प्रतियोगिता हो गई जमीन पाने के लिए। शायद 40 साल पहले इतने हालात बुरे नहीं थे जितने आज बुरे हो गए हैं। छोड़ के गाँव में जमीन पूरी छोड़ के आ गए थे। एक टुकड़े के लिए लोग लड़ने लगे हैं, उस जमाने में छोड़ना नहीं चाहते। इसी के कारण से विवाद भी होते हैं। थोड़ा सा पुलिस प्रशासन और प्रशासन की भी गलतियां हैं कि जितना विकास आज़ादी के बाद मुरैना जिले का होना चाहिए था, वो विकास नहीं किया और ना नहीं हुआ। मतलब मुझे ऐसा लगता ये नेता जिम्मेदार है। मैं तो इस बात को कहता हूँ, जितने भी सांसद रहे, विधायक रहे, जीतने के लिए आए, चाहे किसी भी पार्टी के रहे हो, चाहे बीएसपी का हो या बीजेपी का रहा हो या कांग्रेस का रहा हो, लेकिन वो कब उन्होंने फिर मुड़ के गांव के लिए, विकास के लिए, एक तो स्कूल, हॉस्पिटल, ये सुविधाएं कभी मुहैया नहीं कराई। रोड की सुविधा, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी का जब प्रोग्राम हुआ तब से थोड़ा सा गांव में रुकावट हुई है। रोडें जब बन गई तो लोग जो पलायन कर रहे थे ना गांव से शहर के लिए, वो थोड़ा सा रुका है। लेकिन फिर भी नेताओं ने उतना विकास नहीं किया इस मुरैना जिले के लिए। ये एक समय वो दौर था कि ये सबसे इंटीरियर में माना जाता था गांव, क्योंकि यहाँ से 4 कोस दूर सोनिया, 4 कोस दूर पोरसा और 4 कोस दूर गो चौराहा। इस भड़ौसा गांव के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि आप कहीं से भी चलो, भड़ौसा आपको 4 कोस ही चलना पड़ेगा। जहाँ से अपने को साधन मिलता था तो 4 कोस था, बहुत इंटीरियर में था, बहुत बियाबान थे। हम यहाँ छोटे छोटे रहे तो बहुत जंगल था, यहाँ तो कोई पहुँच नहीं थी। तो उसी का थोड़ा हमने कहा ना, शिक्षा का वही कारण था कि यहाँ ज़्यादा कहीं जाना आना नहीं। और बरसात के 4 महीने में तो इस गांव में ही गिर जाते थे। हमने वो स्थिति देखी है
कि कहीं नहीं जा पाते। 4 महीने इधर से कुआरी नदी आ जाती, इधर से आती जाती, केवल एक मुरैना वाला रोड बचता था। तो वही उसी वजह से ये सारी वो हुई। और उसके बाद ये मंदिर भी बाद में हमसे छोटे हैं, अरुण श्रीवास्तव, उनने ये बनवाया। पहले ये बढ़िया थी छोटी, हाँ और ये 5 सिंह हाँ उनने बनवाई थी। हाँ। उसके बाद ये सब हमारे छोटे हैं हमसे, उन्होंने ये पूरा निर्माण कराया। ये 4 तरफ से बाउंड्री वाल 2 बार बनवाई है, और ये पक्का करा के ये फर्शी भी रखी है, ये लगवानी थी। तो हमारा यही उद्देश्य था कि यहाँ कुछ बना रहा है तो कम से कम हम लोग आते रहें। नहीं नहीं, अच्छा उद्देश्य था। दोस्तों पीछे जो मंदिर है उसमें जो मूर्ति की स्थापना थी वो पान सिंह तोमर ने ही की थी। बात हुई विकास की, तो मैं बता दूं, सामने देखिए ये आसन नदी है जिसके बारे में कहा जाता है कि कुंती ने यहीं पर कर्ण को बहाया था। सामने पुल है और पुल पानी में डूबा हुआ है, और देखिए जो ट्रैक्टर हैं, लोग हैं, पैदल उस डूबे हुए पुल को पार कर रहे हैं, और लोगों की आदत बन चुकी है उस पुल को इसी तरह पार करने की। न तो व्यवस्था बदली है और न ही हालात बदले हैं। और मैं और बात बताऊं आपको, एक और बात जोड़ दूं कि मैं तीसरी बार मुरैना आ रहा हूं, और तीसरी बार में मैंने तीनों ही बार में कोई एक सड़क, कोई एक स्कूल की बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग या कोई भी ऐसा विकास का काम नहीं देखा जिसको देख कर लगा हो कि मुरैना भविष्य की ओर बढ़ रहा है। इस जिले के चारों दिशाओं में कोई भी ऐसी प्रगति का काम आप नहीं देखेंगे जिसे देखकर आपको लगेगा कि मुरैना प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आपको लगेगा कि ये कहीं ठहरा हुआ है उसी दौर में, 30 साल पहले के दौर में, जिसमें शायद हम लोगों ने किसी शहर को देखा होगा। हम दिल्ली में रहे, बम्बई में रहे, ऐसी तस्वीर बिल्कुल उल्टी है वहाँ पे। तो ये विकास की तस्वीर पीछे क्यों रह गया? फिर से आप इसीलिए कि यहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इंटीरियर में रहने से सारा विकास शहरों के नज़दीक ही। ग्वालियर का हाँ, तो यहाँ दूर रहने से, यहाँ पहुँच भीन होने से, इसलिए कोई नहीं आ पाया। इसलिए जो या मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, वेटनरी कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी लाने की कभी कोशिश नहीं की। कि शिक्षा के चक्कर में पीछे रखा के अगर अशिक्षित लोग रहेंगे तो हमारी राजनीति चलती रहेगी, पार्टी चलती रहेगी, और जब शिक्षित हो जाएंगे तो दिक्कत आएगी। इसीलिए यहाँ अशिक्षा का अभाव है। इस तो हर क्षेत्र गांव में इंटर कॉलेज होना चाहिए। इस क्षेत्र में वोट की राजनीति में लोगों को खरीद लिया भी जाता है, रातों रात खरीद लिए जाते हैं और वोट डल जाते हैं। राजनीति रही है, और उन्हें कोई मतलब नहीं। जो वोट से खरीदे जाते हैं उन्हें विकास से कोई मुद्दा नहीं होता। उन्हें खाने पीने मिल गया, काम चल गया, जीत गए। पर उनको जो भी सांसद या विधायक चुन के आए, उन्हें कभी भी इस मुरैना क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, जितने भी रहे। प्रॉपर मुरैना की स्थिति भी ये देखेंगे आप, नगर निगम में किसी में भी, तो वहाँ भी यही स्थिति है। गली मोहल्लों की स्थिति देखें आप, कोई विकास नहीं है। मतलब जो 30 साल पहले आप जिस बात को कर रहे थे ना, जैसा मुरैना था वो वैसा ही बना है। और यहाँ की जनता भी कोशिश नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं इसकी वजह यह है कि मैं जो समझ पाता हूँ कि लोग भी नहीं चाहते हैं कि वो आगे, मतलब उनके अंदर भी वो प्रगति वाली सोच नहीं है। और जो नेता हैं उनको तो अवसर चाहिए कि वो जनता को उसी रूप में छोड़ना चाहते हैं ताकि उनकी जो रोटियां हैं, राजनीति की रोटियां, वो सिकती रहें उनकी, और पब्लिक जो है वो उसी हाल में पड़ी रहे। आज बच्चे देखता हूँ मैं, बच्चों के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा वो अंतर नहीं, चेंज नहीं आया है उतना, तो बहुत स्लो है, धीरे। जो विकास हो रहा है बहुत धीमे धीमे हो रहा है, जिसका असर कई दिनों में देखा, अभी उतना नहीं दिख रहा। इसीलिए सांसद हमेशा सीट बदला करते हैं, कभी यहाँ से, कभी ग्वालियर से, कभी कहीं से पहुँचते हैं। एक बार हो जाए, दूसरी बार यहाँ से नहीं चुनाव लड़ेगा। विधायक भी ऐसे ही करते हैं बहुत से। तो ये स्थिति होने की हमें मालूम, 1 साल 5 साल भुगत लिया आदमी, 5 साल फिर भूल जाता है, फिर 5 साल फिर आ जाता है, फिर चुन लिया जाता है। तो स्वामी जी ये बताइए कि गांव इन पान सिंह तोमर या बागियों की कहानी से आगे बढ़ चुका है या आज भी वहीं पर स्थित है? देखिए, जहाँ तक आपराधिक मामलों की बात है तो निश्चित तौर पर अपराध के मामलों में गिरावट तो आई है, क्योंकि आदमी जैसे ही शिक्षित होगा तो अपराध नहीं करेगा। जैसे कि वकील साहब हैं, वकील साहब चाहकर भी अपराध नहीं कर सकते। तो जिसने लॉ पढ़ लिया है वो जानता है कि मैं कहाँ किस जगह पर ट्रैप कर लिया जाऊँगा। तो शिक्षित हैं वो। शिक्षित व्यक्ति लड़ाई झगड़े से हमेशा ही दूर रहता है, समन्वय और समझौते से काम चलते हैं। तो आपराधिक मामले में तो गिरावट आई है, लेकिन विकास जैसा ही कहा श्रीवास्तव जी ने कि विकास जैसे गति से होना चाहिए था, वो गति से हुआ ही नहीं। और उसका मूल कारण ये है कि यहाँ पर जो वोट है वो पौआ पे वोट बिक जाते हैं, दारू पर वोट बिक जाते हैं, जाति पर वोट बिक जाते हैं। लोकतंत्र का विद्रूप रूप यदि देखना है आपको तो वो यही क्षेत्र है, चंबल का क्षेत्र है। चंबल का क्षेत्र। जातियों पे बढ़ जाएंगे, दारू पे बढ़ जाएंगे, पैसे दे दो उनको, उन्हें उससे फिर कोई मतलब नहीं कि फिर सामने वाला क्या करता है। और नेताओं को यही चाहिए शायद। और नेता को यही चाहिए,
तो हिटलर ने एक बार कहा भी था कि आदमी को सिर्फ थोड़ा सा खाना दो जिससे वो जीवित रहे, उससे ज़्यादा दोगे तो आप वो विकास नहीं समझेगा, उसका जीवित रहना ही उसका विकास है। वो ही फिलॉसफी यहाँ चल रही है। तो फिर जिले में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई आज तक। आज़ादी के पश्चात इस मुरैना जिले में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री या फैक्ट्री आती जिससे लोगों को रोजगार मिलता, तो आज दिनांक तक किसी भी नेता ने कोई भी बड़ा फैक्ट्री लाने की सोची नहीं। तो वो विकास, रोजगार, ये सारी व्यवस्था नहीं, तो जो लोग अभी जैसे हैं तो सब स्थिर सा है कार्यक्रम। दोस्तों हम एक चीज़ और देखते हैं कि जितनी समृद्ध विरासत मुरैना क्षेत्र में है, शायद ही किसी दूसरे शहर के हिस्से में ऐसी समृद्ध विरासत आई हो। यहाँ पड़ावली है, मितावली है, यहाँ पर सिहोनिया में ककन मंदिर है, यहाँ पर नरेश्वरा महादेव मंदिर है, धरती का पहला शनि मंदिर यहीं पर है। लेकिन इन टूरिस्ट स्थलों पर हम क्या चीज़ कमी देखते हैं सर? यहाँ जो संपदा है 7वीं 8वीं सदी की, जैसे कि मितावली, बटेश्वरा, पिड़ावली, सिहोनिया का ककरमठ का मंदिर, और इन संपदा पर शासन ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। पुरातत्व ने थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया, मतलब शासन का ध्यान नहीं किया, और यहाँ की जनता ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों को आकर्षण का केंद्र नहीं बनाया, शासन ने भी उसका आकर्षण का केंद्र नहीं, जैसे यहाँ से विदेशी लोग आए, पर्यटक लोग आए, इसको देखें। पर अब वर्तमान स्थिति में लोग आना प्रारंभ हुए हैं। पहले सुविधाएं कम थी, रोड नहीं थी, लेकिन अब सब जगह ये है। पर उतनी तरह से यही संपदा अगर गुजरात में होती, अन्य राज्य में होती, वो संपदा से शासन को भी बहुत फायदा हो रहा था और जनता भी उसमें रोजगार प्राप्त कर रही होती। जैसे यहाँ मुरैना के जिले में जो है, इसके अलावा आपका सबल का किला है, अम्बा में अम्बरीश का किला है, एक लेची छाछ है, ईश्वरा महादेव है। तो मतलब बहुत संपदा है जिला में। उस संपदा पे उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए। रातों रात एक रात में बना हुआ है। और भूतों का या देवता जो भी हैं, उनके जमाना सुबह 4 बजे पहले लोग चकिया चलाया करते थे। चकिया का डंडा ठोक दिया ना, उसके बाद बंद हो गया। वो उसी हालत में आज भी है, केवल पत्थर के ऊपर पत्थर रखे, कहीं सीमेंट का काम नहीं है, और केवल उसी हिसाब से बना हुआ है पुराना। और शंकर जी का मंदिर है एक्चुअल उस मंदिर। तो और मितावली से तो जो पुराना जो संसद भवन का निर्माण हुआ, तो उस मितावली के डिजाइन से हुआ, जो कभी किसी समय तांत्रिक विश्वविद्यालय रहा होगा 7वीं 8वीं सदी। और बटेश्वरा में भी जो मंदिर निकले हैं, वो वहाँ 101 जो मंदिर निकले हैं, और भी खुदाई चल रही है। के मोहम्मद जी ने बहुत उसमें काम किया। एमपी तो गजब है, ये विज्ञापन तो कहता है एमपी गजब है, लेकिन उसकी सीमाएं यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पर वो विज्ञापन जो है वो फलता फूलता दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों ये थी कहानी चंबल के उस क्षेत्र की जिसे बागियों के नाम से कभी जाना जाता था, और आज बागी तो नहीं है, लेकिन कहानी बहुत कुछ वैसी ही है जैसी कहानी 40 साल पहले या 50 साल पहले थी। बदलाव तभी आएगा जब पब्लिक चाहेगी, किसी भी सूरत में, चाहे वो यात्रा के सूरत में हो, चाहे वो ट्रैवल इंडस्ट्री बूम करे, चाहे वो इंडस्ट्रीज बूम करें, एजुकेशन बूम करे। जब जनता चाहेगी तभी बदलाव आएगा, और आज यहाँ की जनता इस सोच से पीछे खड़ी दिखाई देती है। ट्रैवल जुनून की इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में, नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। आप देखते रहिए ट्रैवल जुनून। धन्यवाद।